Hi friends, myself Ravi. Today we are here with a new chapter of class 8, chapter number 2. बेटा आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 विद द नेम माइक्रोब्स फ्रेंड्स एंड फॉय। बेटा इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो वेरियस कैटेगरी के माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं और किस तरीके से हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब्स। तो बेटा माइक्रोब्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये सीखिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। आपने अपने डेली डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारे फेनोमेनाज देखे होंगे जिसमें आपने स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स, या कोई भी मान लो कोई वुड अगर ख़राब हो रही है, या कोई भी मान लो पेपर ख़राब हो रहा है, या कोई भी मान लो आपका खाना ख़राब हो रहा है, तो ये सारे फेनोमेनाज आपने अपनी डेली लाइफ में देखे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कौन है? आपने रात को वेजिटेबल्स बनाई थी और वो वेजिटेबल जो है वो 24 आवर्स बाद जो है स्मेल देने लग गई, या उसमें बैड स्मेल आने लग गई। तो इन सब के पीछे रीज़न कौन है? तो इन सब के पीछे एक्चुअली द मेजर रीज़न इज माइक्रोब्स। इन सभी के पीछे माइक्रोब्स का हाथ होता है। ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, या जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। अगर आपने ब्रेड को खुले में छोड़ दिया है तो आप देखेंगे कि ब्रेड आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पेचेस जमा हो जाएंगे और वो ब्रेड एक बैड स्मेल आपको देने लगेगी। अगर आपने चपातीज़ को, थोड़ा पुराना हो गई है आपकी चपातीज़, तो चपातीज़ में से भी आपको स्मेल आने लगेगी, वाइटिश ग्रेइश, वहाँ पे पैचेस जमा हो जाएंगे। तो these all are caused by the microbes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द माइक्रोब्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इससे बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में लाइफ की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म माइक्रोब, सेकंड फॉर्म प्लांट्स और थर्ड फॉर्म एनिमल्स। देयर आर टोटल 3 फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स, सॉरी देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस नेचर में जो हमें लाइफ मिलती है वो टोटल 3 फॉर्म में मिलती है। एक हमें मिलती है एनिमल फॉर्म में, एक हमें मिलती है प्लांट फॉर्म में, और एक वो फॉर्म होती है जिस फॉर्म को हम देख नहीं सकते, जिसको कहते हैं हम माइक्रोब्स। उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साहब जब हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो फिर देखेंगे कैसे? साइंस जो रिसर्चेज करेगी वो कैसे करेगी? इनके जो हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे वो किस हिसाब से लेंगे? तो बेटा देयर आर ए इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉन एज माइक्रोस्कोप, जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा, कभी ना कभी देखा भी होगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माइक्रोब्स को देखने के लिए यूज करते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द माइक्रोब्स, तो यू विल गिव आंसर माइक्रोस्कोप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, तो आप ये बताएंगे कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द माइक्रोब्स आर नोन एज माइक्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रोब्स की कितनी कैटेगरीज हैं नेचर में, और जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर हमें कितने टाइप के माइक्रोब्स मिलते हैं। तो बेटा देयर आर टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। यू कैन सी ऑन माय ब्लैक बोर्ड कि ये जो अपने पास टोटल माइक्रोब्स हैं इस अर्थ पर, वो अपने पास टोटल 5 कैटेगरीज के पाए जाते हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 एल्गी, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्रोटोजोआ एंड इन फाइनल वायरस। ये टोटल 5 कैटेगरी के माइक्रोब्स आपको इस दुनिया में मिलेंगे। और एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वायरस है। ये टोटल 5 कैटेगरी के माइक्रोब्स हैं। इनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। आउट ऑफ दीज 5 जो 1 to 4 हैं इनका मैकेनिज्म अलग होता है, और जो वायरस है उसका मैकेनिज्म अलग होता है। जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ है, ये जो 4 कैटेगरी के माइक्रोब हैं, ये ट्रू लिविंग कैटेगरी में आते हैं, या इनको आप लिविंग ही बोलते हैं। लेकिन जो वायरस है ये पहले से लिविंग नहीं होता है, ये पहले से नॉन लिविंग में कैटेगराइज होता है, लेकिन जब इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है तो ये अपने आप को लिविंग में कंसिडर कर लेता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वायरस ऑलवेज रिक्वायर्स एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू नॉन लिविंग टू लिविंग फॉर्म। जब तक वायरस को कोई प्लांट या एनिमल या बैक्टीरियल बॉडी नहीं मिलेगी या माइक्रोबियल बॉडी नहीं मिलेगी, तब तक वायरस अपने आप को नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं कर पाता है। जबकि इन चारों के साथ ऐसा नहीं है, ये ट्रू लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं, वास्तविक लिविंग होते हैं। फिर इन चार को भी अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो इनमें आप यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इन 5 की अगर अपन बात करें तो जो फंगस है आपका वो मल्टीसेल्युलर की कैटेगरी में आता है, जो प्रोटोजोआ है आपका ये भी मल्टीसेल्युलर की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है, एल्गी है और वायरस है ये जनरली आपकी यूनिसेल्युलर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, फंजाई और प्रोटोजोआ जो है वो आपके जनरली मल्टीसेल्युलर में कैटेगराइज होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी जो है वो आपके यूनिसेल्युलर में कैटेगराइज होंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसी कॉमन डिजीजेज जिनका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिससे आप थोड़ा सा और अवेयर हो जाएं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे आपको जो भी डे टू डे आपको कॉमन कोल्ड लगती है या सीजन बाय सीजन हर बच्चा कभी ना कभी अफेक्ट होता होगा कॉमन कोल्ड से या इन्फ्लुएंजा से या कफ से। पोलियो का तो नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इसके अलावा चिकन पॉक्स है। ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो हमारे को माइक्रोब से होती हैं और पर्टिकुलरली वायरस से होती हैं। These all diseases are caused by the virus. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम एनी 3 डिजीज caused by the virus तो you will give this answer. कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है। ये पांचों बीमारियां हमें वायरस से होती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, डाइजेंट्री है और मलेरिया है, जिसका तो नाम आपने सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। मलेरिया काफ़ी ड्रेडेड डिजीज है इंडिया की और इससे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। These 2 diseases generally caused by प्रोटोजोआ। ये जो 2 बीमारियां हैं ये आपको प्रोटोजोआ से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा what do you mean by microbes, which instrument we use to see the microbes, how many types of microbes are there and some common example of diseases caused by the microbes. Now we see our next topic कि हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स क्या होती है, या माइक्रोब्स हमें जनरली कहाँ फाउंड होते हैं इस अर्थ पर, हम कहाँ उनको देख सकते हैं, कहाँ वो हमें मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पर है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स। तो बेटा माइक्रोब्स की जो हैबिटेट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इसमें कंसिडर होगा। एनवायरनमेंट की ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसी कोई अर्थ पे प्लेस ही नहीं है, ऐसा कोई टाइप का एनवायरनमेंट ही नहीं है जहां पर आपको माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे। माइक्रोब्स यू कैन फाइंड एट एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर कहीं पे आइस कोल्ड एनवायरनमेंट है, आइस कोल्ड एनवायरनमेंट मतलब जहां ऑलवेज टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री रहता है, जहां हमेशा आपको बर्फ जमी हुई मिलती है, वहां पर भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स, इस दुनिया में से बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री बियॉन्ड रहता है। आप सभी को पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री होता है। तो हॉट स्प्रिंग्स भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं इस दुनिया में जहाँ का टेम्परेचर हमेशा अराउंड 100 डिग्री या बियॉन्ड 100 डिग्री रहता है, वहाँ पर भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। तो देखिए, बिल्कुल रिवर्स कंडीशन हमने आपको बता दी है कि आइस कोल्ड एरिया में भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे और हॉट स्प्रिंग एरियाज में भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। अगर आप डेजर्ट में जाते हैं तो भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। इवन आप मार्श एरियाज में जाते हैं तो भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे, और इवन इनसाइड द एनिमल और प्लांट बॉडी भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में भी जो है वो आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। यहाँ तक कि आपकी और हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं वो इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है, इस लैंड पर, इस अर्थ पर ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है जहां आपको माइक्रोब नहीं मिलेगा। माइक्रोब आपको सभी जगह मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको प्लांट एनिमल बॉडी में भी मिलेंगे, मार्श एरियाज में भी मिलेंगे, डेजर्ट एरियाज में भी मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलेंगे, आइस कोल्ड एरियाज में भी मिलेंगे। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ माइक्रोब नहीं है। अगर आप हैंडफुल सॉइल भी ज़मीन पे से उठाते हैं, एक मुट्ठी भर के या हैंडफुल सॉइल अगर आप उठाते हैं, तो उस हैंडफुल सॉइल में भी आपको मोर देन 100 माइक्रोब्स मिल जाएंगे। फाइन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई माइक्रोब्स के बारे में जनरल एक जानकारी की माइक्रोब्स क्या होते हैं, उनको देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, कितने उनके हमारे लिए टाइप्स हैं,
क्या उनसे होने वाली हमें कॉमन डिजीजेज हैं और कहाँ हमें माइक्रोब्स मिलेंगे। इन 5 बातों पे हमने अब तक डिस्कशन कर लिया है। अब हम चैप्टर में थोड़ा आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो मेन पॉइंट है वो चैप्टर का, वो ये कहता है कि फ्रेंड्स एंड फॉय। तो फ्रेंड्स एंड फॉय का मतलब ये हुआ, ये टॉपिक हमें ये कह रहा है कि माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स फॉर अस एंड दीज आर ऑल्सो फॉय फॉर अस, मतलब हार्मफुल फॉर अस। तो माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो हम इन दोनों बातों पे अलग अलग चर्चा करेंगे कि कैसे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस। One by one we will discuss on it. First of all we will discuss about some benefits of the microbes. हम कुछ माइक्रोब्स के आपको बेनिफिट्स बताने की कोशिश करते हैं डे टू डे लाइफ के, जिससे आपको लगेगा कि हाँ माइक्रोब्स तो हमारे लिए थोड़े थोड़े बेनिफिशियल भी हैं। तो देखिए, नंबर 1, क्लीनिंग इन एनवायरनमेंट डीकम्पोजर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है माइक्रोब्स की। आपने कभी किसी प्लांट वेस्ट को या एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज होते हुए देखा भी होगा कि वो जहाँ था 5 दिन बाद वो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा, वो डिकम्पोज हो चुका है, गल चुका है। जैसे मैंने आपको ब्रेड का एग्जांपल दिया कि ब्रेड को रोटन कर देते हैं, रोटीज़ को रोटन कर देते हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको वो स्पॉइल कर देते हैं। तो स्पॉइल ड्यूरिंग, ये जो स्पॉइलेज हो रहा है या जो ये बैड स्मेल आ रही है, ये एक्चुअली डिकम्पोजिशन का ही रिजल्ट है। दे परफॉर्मिंग डिकम्पोजिशन ऑन इट। वो जिस भी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं वो एक्चुअली उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। हमारी भाषा में डिकम्पोज का मतलब ये उसको वापस से रिसाइकल कर रहे हैं, उसको एनर्जी का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो इकोलॉजी है या ये जो एनवायरनमेंट है ये किस तरीके से चलता है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट में टोटल अपने पास 3 हिस्से हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स, मतलब ऐसे प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि उनके ऊपर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस 3 कैटेगरी के एनिमल्स हैं जो सर्वाइव करते हैं और एनर्जी हर्बीवोरस से होती हुई कार्निवोरस, कार्निवोरस से होती हुई ओमनिवोरस तक ट्रांसफर होती है। तो दीज 3 कैटेगरीज आर नोन एज एक्चुअली कंज्यूमर्स। तो हमारे पास ये 2 बातें हो गई कि इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में अपने पास एक चीज़ तो हो गई प्रोड्यूसर, दूसरी चीज अपने पास हो गई कंज्यूमर, और फिर जब बेटा तीसरी काम होता है डिकम्पोजर का, कि जो भी सॉइल से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या जो भी सॉइल से एनर्जी एब्जॉर्ब की गई प्रोड्यूसर के द्वारा और वो जब आगे ट्रांसफर हुई कंज्यूमर को, तो फिर वो एनर्जी वापस सॉइल में कैसे जाएगी? अदरवाइज तो सॉइल में आपके जो है वो एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो जो डिकम्पोजर्स हैं उनका ये रोल है कि वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ होने पर उस एनर्जी को वापस से सॉइल में रिसाइकल करें, ताकि आपकी जो फूड चेन है वो कंटिन्यूसली रन कर सके। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में रोल प्ले करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं। नंबर 2, मेडिसिन मेकिंग इंडस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए कि जितनी भी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं उनमें से मैक्सिमम जो दवाइयाँ हैं वो माइक्रोब्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, आपने नाम सुना होगा। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ वर्ल्ड, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसकी डिस्कवरी के बाद में मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा बदलाव आया और हमने बहुत सारी डिजीजेज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप करी। तो जो मेडिसिन मेकिंग इंडस्ट्री है हमारी, ये भी बहुत बड़े लेवल पे माइक्रोब्स पे ही डिपेंड करती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये सॉइल का फर्टिलाइजेशन, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं बाय N2 फिक्सेशन। आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट में जो गैसेज होती हैं उनमें मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नाइट्रोजन का होता है, 78%। 21% के अमाउंट में यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, 78% के अमाउंट में यहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये एक्चुअली एज इट इज कंडीशन में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी इकोसिस्टम रन करने की ड्यूटी है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर की है। जब तक प्रोड्यूसर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंच नहीं पाएगी। तो प्रोड्यूसर को नाइट्रोजन मिले उसके लिए जरूरी है कि हम नाइट्रोजन को उसके यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें। ये हमारे इस चैप्टर में आगे टॉपिक भी आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां हम इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताएंगे। तो माइक्रोब्स की हमारे लिए एक वैल्यू ये भी है कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स कर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नंबर 4, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड।
माइक्रोब्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी ये भी है और ये काम करते भी हैं कि जब हम किसी भी थोड़े से हॉट मिल्क में या ल्यूक वार्म मिल्क में हल्का सा सोर सब्सटेंस ऐड करते हैं तो 4, 5, 6 आवर के बाद में वो कंप्लीट मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में डेली अपने घर पे देखते भी हैं कि जब आपकी मम्मी किचन में रात को मिल्क में थोड़ा सा सोर सब्सटेंस ऐड करती है तो अगले दिन मॉर्निंग में आपको वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि वो कर्ड हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, हमारी डिजीज़ प्रोटेक्शन पावर को इंक्रीज़ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्जन करने की प्रोसेस है ये भी एक तरीके के बैक्टीरिया द्वारा की जाती है और ये भी हमारे लिए माइक्रोब्स का एक बेनिफिशियल फेस है। नंबर 5 कि हम माइक्रोब्स का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम चीज़ बना सकते हैं, हम पनीर बना सकते हैं, हम इडलीज बनाते हैं, भटूराज बनाते हैं और काफ़ी सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम विद द यूज़ ऑफ माइक्रोब या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब प्रिपेयर करते हैं। जैसे ब्रेड है, केक है, पेस्ट्रीज है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आप बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स, ये सब हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। तो ये इस तरीके से आपके सामने कुछ बेनिफिशियल यूजेस हमने रखे माइक्रोब्स के। नंबर 1, एनवायरनमेंट को डिकम्पोज करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन करके कैसे करेंगे एनवायरनमेंट को क्लीन, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, जो भी ख़राब हुई चीज़ें हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके वापस एनर्जी को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, जितनी भी एंटीबायोटिक मेकिंग या मेडिसिन मेकिंग मशीनरी है, इंडस्ट्री है, वो अपनी लगभग सारी माइक्रोबियल लाइफ पे डिपेंड करती है। नंबर 3, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके माइक्रोब्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम भी करते हैं। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का एक कॉमन एग्जांपल आप सभी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मेकिंग ऑफ चीज़, पनीर, इडली, भटूरा, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब भी हम माइक्रोब्स की हेल्प से करते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का आपको नाम ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है आपके लिए, lactobacillus. This lactobacillus bacteria is actually responsible for converting milk into curd. ये जो lactobacillus बैक्टीरिया है ये एक्चुअली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि नेम द बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये आपके सामने माइक्रोब से रिलेटेड कुछ मैटर था जिसमें हमने माइक्रोब्स क्या होते हैं, देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स हैं, क्या कॉमन डिजीजेज हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कुछ माइक्रोब्स के बेनिफिट्स। इन टॉपिक्स पे हमने अभी तक चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं आगे। Yes friends, now we discuss about some commercial uses of microbes. अभी तक हमने कुछ नॉर्मल बेनिफिशियल यूज माइक्रोब्स के देखे थे। अब हम ये बात करेंगे कि क्या हम माइक्रोब्स को कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं और कॉमर्शियली यूज करके भी क्या हम उनसे कुछ बना सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा कि हम कॉमर्शियली भी माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री है, तो जो आपकी मेडिसिन इंडस्ट्री है या एंटीबायोटिक इंडस्ट्री है वो कॉमर्शियल ही यूज है एक तरीके से माइक्रोब्स का। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो हम कॉमर्शियल यूज माइक्रोब्स का करते हैं वो करते हैं बेटा ब्रेवरेज इंडस्ट्री में। ब्रेवरेज इंडस्ट्री जो है आपकी, उसका मतलब ये है कि जो आप वाइन और बियर देखते हैं या वाइन और बियर के बारे में आप सुनते हैं वो एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो माइक्रोब से प्रिपेयर्ड ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको इंडस्ट्री का पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री को हम ब्रेवरेज इंडस्ट्री बोलते हैं जिसमें हम वेरियस काइंड ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जिस इंडस्ट्री में हम वेरियस काइंड्स ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस इंडस्ट्री का नाम है हमारा ब्रेवरेज इंडस्ट्री। और ब्रेवरेज इंडस्ट्री में जिस माइक्रोब का यूज हम करते हैं बेसिकली उसको कहा जाता है यीस्ट। ये आपको याद रखना है। यीस्ट जो है बेटा वो एक तरीके का फंगस होता है
यीस्ट जो है वो आपका एक फंगस होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको 5 कैटेगरी के माइक्रोब्स पढ़ाए थे उस वक्त उनमें एक फंजाई भी था। तो फंजाई का ही एक कैटेगरी होता है यीस्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यीस्ट एक ऐसा फंगस होता है जो दुनिया में यूनिसेलुलर कंडीशन में पाया जाता है। बाकी जितनी भी फंगल वैरायटीज हैं वो सारी मल्टीसेलुलर में पाई जाती हैं। क्लियर है कि ये जो यीस्ट है ये एक एक्सेप्शन है। किस बात का? कि ये यूनिसेलुलर कंडीशन में पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि फंजाई किंगडम का यीस्ट एक ऐसा मेंबर है या यीस्ट एक ऐसी स्पीसीज है जो कि यूनिसेलुलर कंडीशन में पाई जाती है, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल सेल से बनता है। बाकी जितने भी फंगल किंगडम के मेंबर हैं उन सब का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है। फाइन। तो आप ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? ब्रेवरेज इंडस्ट्री में आप फर्मेंटेशन नाम का एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहलाता है, जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करे और एक लॉट ऑफ अमाउंट में आपको CO2 प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, तो इसमें देखिए, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। आप यीस्ट को नेचुरल शुगर पे ग्रो करते हैं और वो नेचुरल शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है ग्रेन्स में। फॉर दिस पर्पज यू कैन यूज वेरियस कैटेगरीज ऑफ ग्रेन्स। आप किसी भी तरीके का ग्रेन इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे आप व्हीट ले सकते हैं, आप बार्ले ले सकते हैं, या फिर आप वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट जूसेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी फ्रूट का आपने जूस ले लिया, मान लो ग्रेप्स ले लिए या कोई भी आपने फ्रूट ले लिया, जिसके जूस पर आप ग्रो करवाते हैं किसको? यीस्ट को। हम रिपीट अगेन कि जो भी नेचुरल शुगर अपने पास प्रेजेंट है वो ग्रेन फॉर्म में भी आपके पास हो सकती है या वो माल्टेड फ्रूट्स के फॉर्म में भी आपके पास हो सकती है। इस फॉर्म में नेचुरल शुगर पर आप यीस्ट को ग्रो करवाते हैं, जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज फर्मेंटेशन। In the process of fermentation, we grows the yeast on natural sugars present in various kind of grains or various kind of fruits. Process is known as fermentation, and the product we obtained from this process are known as alcohol. इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे उसको हम कहेंगे अल्कोहल, और इस अल्कोहल से फिर हम आगे वाइन और बियर का फॉर्मेशन करते हैं। ये मैंने यहां भी लिखा है, वाइन एंड बियर, और इसका प्रोडक्शन ही एक्चुअली कहलाता है ब्रेवरेज इंडस्ट्री। या आप ये कह सकते हैं कि ब्रेवरेज इंडस्ट्री में हम वाइन और बियर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा रम हो सकता है, ब्रांडी हो सकता है, वाइन है, बियर है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ब्रेवरेज इंडस्ट्री में फॉर्म करते हैं। बेसिक जो यूज होती है वो यीस्ट होती है। यीस्ट एक तरीके का आपके पास फंगस है, और वो भी कौन से वाला फंगस है? यूनिसेलुलर, क्योंकि यीस्ट को छोड़ करके दुनिया में जितने भी फंगस होते हैं वो सब मल्टीसेलुलर होते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमने यूज देखा या कमर्शियल यूज जो किया जाता है माइक्रोब्स का, वो किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। जो हम दवाइयां बनाते हैं इसमें बहुत बड़ा रोल है माइक्रोबियल इंडस्ट्री का या माइक्रोब्स का। ये जो अपनी मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें वो मैक्सिमम अपनी माइक्रोब्स पर डिपेंड करती है। इसके लिए पहले हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की जिसकी वजह से हम आज ये चीज पढ़ रहे हैं। जरूरी भी है बात करना उनके सम्मान में। तो बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक पर्सन थे, आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको आप फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हो। फादर ऑफ एंटीबायोटिक के रूप में इनको जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है क्योंकि दुनिया को पहली एंटीबायोटिक इन्होंने ही प्रोवाइड करवाई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। जो दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका नाम था बेटा पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी एक तरीके का फंगस था। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको सुनाते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया काफी टाइम से ग्रो नहीं कर पा रहा है।
जनरल केस में ये होता है कि बैक्टीरिया काफी कम टाइम में काफी ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर जाता है, कुछ मिनट्स में बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है। जैसे आप देखते हैं एक कॉमन एग्जांपल कि जब हम दूध से दही बनाते हैं, मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं, तो हम 1 टीस्पून या 1 टीस्पून जो सोर सब्सटेंस है वो मिल्क में ऐड करते हैं और मॉर्निंग तक वो बैक्टीरिया अपने आप को इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेता है कि वो उस कंप्लीट मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ माइक्रोब समझ में आ जाए। मतलब दही और कुछ नहीं होता है, दही या जो कर्ड है वो एक्चुअली आपका मासेज ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसमें बैक्टीरिया ने जो 1 टीस्पून बैक्टीरिया आपने ऐड किए थे मिल्क में, वो 1 टीस्पून बैक्टीरिया अपने आप को हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं कि वो मॉर्निंग तक या 5-6 आवर में कंप्लीट मिल्क को वो बैक्टीरियल मास में कन्वर्ट कर देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि सर फिर तो हम बैक्टीरिया खा रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा हम बैक्टीरिया ही खा रहे हैं, बट दैट बैक्टीरिया इज ऑफ फ्रेंड टाइप। दैट बैक्टीरिया इज ऑफ फ्रेंड टाइप। आपने देखा है ऊपर टॉपिक में कि माइक्रोब्स हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं और फॉय भी हैं। आगे हम इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ाएंगे कि हाउ माइक्रोब्स आर लाइक फॉयस, या कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। बट राइट नाउ वो हमारे को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कर्ड हम खाते हैं वो एक्चुअली बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक में डिजीज रेसिस्टेंट पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक बार बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और जनरल केस के हिसाब से बैक्टीरिया को ग्रो कर जाना चाहिए था, बट उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया काफी टाइम से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने उस कल्चर प्लेट को चेक किया जिस कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को कल्चर करवाया जा रहा था। कल्चर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रोब्स को बड़े अमाउंट में ग्रो करवाते हैं। तो जब उन्होंने उस प्लेट को चेक किया तो उन्होंने पाया कि इस प्लेट पर एक फंगस लगी हुई थी। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। उस जो प्लेट थी उस प्लेट पर एक फंगस लगी हुई थी, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और उन्होंने देखा कि ये जो फंगस थी ये उस बैक्टीरिया की ग्रोथ में बैरियर बन रही थी, उसको ग्रोथ करने से रोक रही थी। तभी तो इसका नाम एंटीबायोटिक है। आप देखिए गौर से, कहां है, एंटीबायोटिक्स। तो आप जब इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्ड जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एंटी प्लस बायोटिक। तो देखिए बेटा, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो कोई भी ऐसी चीज जो लाइफ के अगेंस्ट वर्क करे उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर एंटीबायोटिक लेने से तो फिर हमारी डेथ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एंटीबायोटिक तो लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली ये हमारी लाइफ के खिलाफ काम नहीं कर रही, ये उस लाइफ के खिलाफ काम कर रही है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, या जो एक्चुअली पैथोजन है। पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इज नोन एज पैथोजन। इस टाइप के माइक्रोब जो आपकी बॉडी में जाके डिजीज कॉज करें उनको हम पैथोजन बोलते हैं। तो ये एंटी जो बायोटिक है ये पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, ना कि हमारी खुद की बॉडी के खिलाफ, है ना। तो प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना कि सर एंटीबायोटिक जब हम लेंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे, एंटीबायोटिक तो मारेगी हमारे को। बट ऐसा नहीं है, एंटीबायोटिक करेगी तो वर्क अगेंस्ट द लाइफ ही, बट वो आपकी लाइफ के अगेंस्ट काम ना करके उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी जिस पैथोजन से आपकी बॉडी को लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। Alexander Fleming was working with a bacteria once and he saw that bacteria was not sufficiently growing according to their life cycle, and the reason he find for that is a fungus actually. Those are growing on a culture plate. उस कल्चर प्लेट पे फंगस ग्रो कर रहा था जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और वो पेनिसिलियम नोटेटम किसी बायोटिक एजेंट की ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा था। और फिर इसी पेनिसिलियम नोटेटम का यूज करके दुनिया की पहली एंटीबायोटिक आपके सामने पेनिसिलिन के रूप में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रोवाइड कराई। एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज नोन एज फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स 1929। फाइन, काफी एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी जिसके बाद से मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा बदलाव आया।
और साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे वेरियस एजेंट्स की खोज करना शुरू की जो दूसरे बायोटिक एजेंट्स की ग्रोथ को रोकते थे। और आज हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में देखते हैं जो हमें वेरियस डिजीजेज के केस में अप्लाई डॉक्टर्स द्वारा की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो पहले तो आप ये समझिए कि एक्चुअली वैक्सीन होती क्या है या वैक्सीनेशन किसको कहते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब होता है इंजेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ डेड और वीकर माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी। है ना, बड़ी अटपटी सी, बड़ी अलग सी बात आपको लगेगी कि सर ये क्या कह रहे हो आप, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, हम वास्तव में माइक्रोब्स को जानबूझकर बॉडी में एंटर करवाते हैं। बस ये है कि वो लिविंग नहीं होते, उनको हम नॉन लिविंग कंडीशन में या वीक कंडीशन में या डेड कंडीशन में बॉडी में एंटर कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेमोरी सेल्स। आपकी जो पूरी बॉडी है वो मेमोरी सेल्स पे वर्क करती है। जब आप किसी चीज को पहली बार एक बार देख लेते हैं तो सेकंड टाइम जब आप उसके साथ रेस्पॉन्स करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो प्रीवियस इंस्टॉल्ड मेमोरी के हिसाब से वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देखेंगे तो काफी सारे प्रिकॉशंस आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे एक बार मिल चुके हो, देख चुके हो। तो हमारा जो ब्रेन है वो मेमोरी सेल्स पे वर्क करता है। तो जब आप किसी डेड या वीकर माइक्रोब को बॉडी में एंटर करवा देंगे तो बॉडी को उसकी मेमोराइज हो जाएगी, बॉडी उसको मेमोराइज कर लेगी। और जब बॉडी उसको मेमोराइज कर लेगी तो प्रॉफिट ये होगा कि जब कभी नेक्स्ट टाइम वो माइक्रोब या वो बैक्टीरिया या जो भी वायरस है, माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो जब नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी को अटैक करेगा तो बॉडी ऑलरेडी उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगी, अवेयर रखेगी। समझ रहे हैं? तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है इंजेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ वीक और डेड माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी फॉर डेवलपिंग ए मेमोरी पावर और एंटीबॉडी पावर ऑफ द बॉडी। तो वैक्सीनेशन सबसे पहले दुनिया में एडवर्ड जेनर ने एक डिजीज के खिलाफ किया था, जिस डिजीज का नाम था स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर वाज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन इन 1798। इन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम की एक डिजीज का वैक्सीनेशन किया था और सक्सेसफुली इन्होंने इसको वैक्सीनेट कर लिया था। पोलियो का काफी नाम आपने सुना होगा कि हम जितने भी नए बच्चे हमारे देश में पैदा होते हैं उन सभी बच्चों को हम रेगुलरली पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं। तो वैक्सीनेशन में कुछ और नहीं किया जाता है, एक्चुअली पोलियो के वायरस को या पोलियो वायरस को, जो पोलियो है आपका वो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पोलियो वायरस होता है। पोलियो जो फैलता है वो पोलियो वायरस से फैलता है। तो हम पोलियो वायरस को डेड या वीक कंडीशन में बच्चे की बॉडी में जानबूझ के डालते हैं ताकि बच्चे के ब्लड में उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो सके, और जब कभी उस बच्चे को नेचुरल कंडीशन में आगे पोलियो अटैक करे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके विदाउट एनी फर्दर डायग्नोस, विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट। फाइन। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया को सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी खोज थी, जिसके बाद हमने ह्यूमन बीइंग को काफ़ी बीमारियों से बचा लिया। जैसा कि आप देखते हैं आज हम जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनको वेरियस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन रेगुलर इंटरवल पर मेडिसिन डिपार्टमेंट लगाता है, पैदा होते ही लगाता है, उसके बाद 3 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे, रेगुलरली 1 ईयर पे, 1.5 ईयर पे उस बच्चे को वैक्सीनेट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो और बच्चा ऑटोमेटिकली उन बीमारियों से बच सके। ये था आपका थर्ड कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी। तो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी में ऐसा है कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सारे तरीके के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग और फॉर द रिप्लेनिशिंग ऑफ फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल। सुना होगा आपने कि जो फार्मर्स हैं वो एनपीके की फॉर्म में, या फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस की फॉर्म में ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है आपका एनपीके। सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है और नॉर्मल फर्टिलाइजर है ये, जो कि फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं माइक्रोब्स का यूज करके, और वैसे ये तो हो गया एक तरीके का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं।
माइक्रोब्स का क्या यूज है? तो माइक्रोब्स का यूज ये है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम है वो एक्चुअली कौन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशर बैक्टीरियाज करते हैं। एक सेकेंड देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी पीछे वाले टॉपिक में कि जो माइक्रोब्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फिर वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब हो सकती है। नॉर्मल फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, उसको पहले हमारे को एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स में बदलना पड़ता है। उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया। तो हम माइक्रोब्स को बड़े लेवल पे ग्रो करते हैं ताकि वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें, और हम पहले उनको सॉइल में इनपुट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, डालते हैं। उनको जब डालते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, और जो माइक्रोब नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं एक्चुअली उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं वो कौन है? तो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं द बैक्टीरियाज विच परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूं कि जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है आपका, ये एक नॉर्मल नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। आपने सुना होगा कि राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ जुड़ करके और नाइट्रोजन फिक्स करने का वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं उनके हमारे लिए काफ़ी सारे कमर्शियल यूज़ हैं। हम ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज़ में वाइन और बियर का प्रोडक्शन करते हैं बड़े लेवल पे। इसके अलावा हम बड़े लेवल पे ह्यूमन के वेलबींग के लिए मेडिसिन्स बनाते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारी वैक्सीन्स तैयार करते हैं ताकि हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को बीमारियों से बचा सकें। इसके अलावा हम सॉइल फर्टिलिटी में भी माइक्रोब्स का यूज़ बड़े लेवल पर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने बात कर ली थी कि हाउ द माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस, एंड नाउ आई एम हियर विद ए न्यू टॉपिक विद हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल हैं या वो क्या लॉस हमें पहुंचा सकते हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि माइक्रोब्स हमारे लिए काफ़ी सारे वेज में बेनिफिशियल हैं। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रेवरेज इंडस्ट्री, यीस्ट का हमने काफ़ी सारा यूज़ देखा, मिल्क का कर्ड में हमने कन्वर्जन देखा। ऐसे बहुत सारे हमने बेनिफिशियल यूज जो हैं वो माइक्रोब्स के देखे। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सम हार्मफुल यूजेज ऑफ माइक्रोब्स, और ये हम देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स का हमें सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचता है, हार्म हमें माइक्रोब्स करते हैं, वो करते हैं डिजीज कॉजिंग। मतलब ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में और भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में माइक्रोब्स की वजह से काफ़ी सारी डिजीजेज कॉज होती हैं, और ये हमें माइक्रोब्स का सबसे बड़ा लॉस है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन पैथोजन या व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन, तो आप कहेंगे कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं तो उनको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको पहले से पता है कि देयर आर ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल टू कैटेगरीज ऑफ डिजीजेज। डिजीजेज की हमारे लिए दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, या जिनको आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। एक टाइप की डिजीजेज वो होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी तक ट्रांसफर हो सकती हैं। दूसरे टाइप की डिजीजेज वो होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी तक ट्रांसफर नहीं होती हैं। तो द डिजीजेज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन,
ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से किसी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकें, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज या ट्रांसफरेबल डिजीजेज या कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, ट्रांसफर ये किसके थ्रू होंगी? जैसे सपोज करिए कि मैं इन्फेक्टेड हूं और अगर मेरे सराउंडिंग में कोई पर्सन है और वो भी मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जिस मीडियम से वो मेरी डिजीज उस हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर होगी। तो ये जो ट्रांसफर होगा वो होगा या तो एयर या फिर वाटर या फिर फूड और या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो दीज आर द 4 मीडियम्स थ्रू विच द ट्रांसफरेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। मतलब ये वो 4 मीडियम हैं जिनसे जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो या जो पैथोजेंस हैं वो एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर होंगे। एयर, वाटर, फूड या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको यहां दे देते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है और चिकन पॉक्स है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज के। जैसे कॉमन कोल्ड एक जनरल एग्जांपल है। अगर कोई कॉमन कोल्ड से सफर होता है पर्सन और अगर वो स्नीज करता है तो वो जो भी बैक्टीरिया या जिस भी माइक्रोब ने उसको अटैक कर रखा है वो उस माइक्रोब को अपने सराउंडिंग के एयर में अपनी स्नीजिंग के साथ वो छोड़ देता है। और जब उसके आसपास के लोग उस सराउंडिंग में सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो वो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में थ्रू द एयर ट्रांसफर हो जाएगा और वो पर्सन भी आपको कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड मिल जाएगा। फाइन। उसके बाद हम चलते हैं कि जो डिजीज को कैरियर करवाते हैं, मतलब ऐसा है कि थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द फूड और थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट जो बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं वो तो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ये तो आपने कम्युनिकेबल के ट्रांसफर का एक तरीका देखा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी ट्रांसफर थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट। इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कम्युनिकेबल डिजीजेज कैरियर्स के थ्रू भी ट्रांसफर होती हैं। कैरियर्स का मतलब एक तरीके से वेक्टर्स आप इनको कह सकते हैं। ये एक तरीके के एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को अपनी बॉडी के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी तक ट्रांसफर करते हैं। दोबारा समझिए, कैरियर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। तो हमारी सराउंडिंग में ऐसे कई कैरियर एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो माइक्रोब्स को उनके नेटिव प्लेस से उठा करके और एक हेल्दी पर्सन की बॉडी तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई एक कॉमन कैरियर है जो किसी भी गंदगी पे या पॉल्यूटेड थिंग पे अगर बैठेगी तो वहां से जो माइक्रोब्स हैं वो हाउस फ्लाई की बॉडी के डस्ट हो जाएंगे और जब हाउस फ्लाई जाके किसी फूड पार्टिकल पे या वाटर पे सिट करेगी, लैंड करेगी, तो वो उस जो उसके साथ पॉल्यूटेड मटेरियल है या जो भी माइक्रोबियल मटेरियल है उसको वो वहां फूड पर या वाटर पर या जो भी अपने खाने का सामान है, पीने का सामान है, उस पर छोड़ देगी। फूड पॉइजनिंग का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। या ऐसा आपने सुना होगा कि उस खाने को खाने से इतने लोग बीमार हो गए, इस तरीके के ड्रिंक को पीने से इतने लोग बीमार हो गए। तो वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है जिनको कि किसी ना किसी वेक्टर ने कहीं से कैरी किया है और उन्होंने उस फूड सब्सटेंस को या वाटर सब्सटेंस को उन्होंने या ड्रिंक सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस को उन्होंने इन्फेक्ट किया है। तो कॉमन कैरियर हमारे लिए होता है हाउस फ्लाई। उसके बाद एनाफिलीज मॉस्किटो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो एनाफिलीज मॉस्किटो है ये मलेरिया जो डिजीज है, हमें इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि मलेरिया इज ए वेरी ड्रेडेड डिजीज इन इंडिया। तो मलेरिया डिजीज को ट्रांसफर करने का जो काम करता है या कैरी करने का जो काम करता है वो करता है एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एनाफिलीज मॉस्किटो है ये फीमेल होगा, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो के पास कैरी करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा एडीज मॉस्किटो होता है और ये डेंगू वायरस या डेंगू फीवर के लिए ये मतलब ये जो डेंगू फीवर आता है किसी में, तो डेंगू फीवर के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो एडीज वायरस होता है, सॉरी डेंगू वायरस होता है, बट डेंगू वायरस को कैरी करने का जो फंक्शन है वो आपका एडीज मॉस्किटो का है। तो आपने देखा कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज भी हैं, है ना। तो ये जो आपकी बीमारियां हैं ये वेक्टर बॉर्न कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। जैसे डेंगू है, आपका मलेरिया है, दीज आर द डिजीजेज विच वी कंसिडर इनटू वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में कि प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है कि हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए बेटा, आपने ये पढ़ा है ऊपर कि मलेरिया इज ट्रांसफर्ड थ्रू द एनोफिलीज मॉस्किटो, और ये भी आपको पता है कि जो मलेरिया का ब्रीडिंग प्लेस होता है वो वाटर होता है। स्टैग्नेंट वाटर अगर कहीं पर है, रुका हुआ पानी कहीं पर है, अगर आपके घर में पुराने कूलर्स हैं या टायर्स हैं या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उस स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस होता है। मॉस्किटो वहाँ उस प्लेस के थ्रू अपने आप को ब्रीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग से स्टैग्नेंट वाटर को हटा देंगे, कहीं भी अगर पानी गंदा भरा हुआ है उसको आप साफ कर देंगे, उसको आप वे दे देंगे कि वो वाटर आगे चला जाए, है ना। एंड इफ यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अगर आप अपने सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रखते हैं तो यू कैन इजीली प्रिवेंट मलेरिया। आप आसानी से मलेरिया से बच सकते हैं, क्योंकि मलेरिया हमारी बॉडी तक डायरेक्ट नहीं आ सकता। मलेरिया को हमारी बॉडी तक पहुंचने के लिए किसी कैरियर की जरूरत है, और अगर आपने कैरियर को ही प्रिवेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यू कैन प्रिवेंट ऑल्सो द मलेरिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि डिजीज इन अदर एनिमल्स। मतलब ये तो हमने कुछ ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल देख लिए कि ह्यूमन बीइंग को माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं, बट ह्यूमन और प्लांट्स के अलावा, नॉट ओनली इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ह्यूमन और प्लांट्स के अलावा ऐसे कई अदर एनिमल्स हैं जिनको भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल तो है एंथ्रेक्स डिजीज, जो हमें कैटल्स में मिलती है, एंड एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। एक दूसरी डिजीज है आपके पास फुट एंड माउथ डिजीज, और ये होती है बाय द या थ्रू द वायरस। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बैक्टीरिया फाइंड आउट किया, बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए। रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बैक्टीरिया फाइंड किया जिसका नाम था बेसिलस एंथ्रेसिस, एंड दिस बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज एंथ्रेक्स। फाइन। तो ये आपका मैटर है कि एनिमल्स जो दूसरे हैं अदर देन ह्यूमंस, उनको भी माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं, जिसके अगर एग्जांपल आपसे पूछ लिए जाएं तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है, फुट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस। यस फ्रेंड्स, बेटा नाउ हियर इज ए टेबल, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स हाउ माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस। तो यहाँ बेटा मैंने आपको एक इजी वे में टेबल फॉर्म करके आपको दे दी है, और इस टेबल की हेल्प से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी लर्न करने में। उसमें हमने पहले लिखी है डिजीज, उसके बाद लिखा है उस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हमने लिखा है कि हाउ द डिजीज कैन और हाउ द माइक्रोब्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एयर के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, फूड के थ्रू हो रहा है, या किसी वेक्टर के थ्रू हो रहा है। एंड फाइनली हमने लिया है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम उस डिजीज से किस तरीके से बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने लिया है डिजीज। आपकी सुविधा के लिए या आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने इनको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है। पहले मैंने 3 डिजीजेज बैक्टीरियल ले ली है, उसके बाद मैंने 4 वायरल डिजीजेज ले ली है, एंड आफ्टर देन मैंने एक प्रोटोजोअन डिजीज ले ली है। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का नाम है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बेटा थ्रू द कंटामिनेटेड एयर। ओके, अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट कहीं खांसता है, कफ करता है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज हैं वो उसके सराउंडिंग में डिसॉल्व हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं,
और जब उस पर्सन के सराउंडिंग में जब भी कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है, रेस्पायर करता है, तो ये बैक्टीरिया थ्रू द इन्फेक्टेड एयर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। फाइन। प्रिवेंटिव मेजर ये है कि अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड पेशेंट है तो उसको आप आइसोलेट करें। आइसोलेट का मतलब उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको अलग रखें, उसका रूम अलग रखें, ताकि जब कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में जाएगा ही नहीं तो वो कैसे अफेक्ट होगा। नंबर 2, सूटेबल एज पे बच्चों को आपको इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट भी करवाना चाहिए, ताकि अगर आप वैक्सीनेट करवा देंगे तो इन फ्यूचर उन बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगे। आवर सेकेंड डिजीज इज कॉलेरा, कॉज्ड ऑल्सो बाई द बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेटा इसका इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड। अगर इन्फेक्टेड वाटर है या इन्फेक्टेड फूड है तो उसको खाने से आपको कॉलेरा हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सुथरा पानी पिएं और साफ सुथरा खाना, आप फ्रेश जो कुक्ड फूड है वो आपको खाना चाहिए। थर्ड नंबर डिजीज टाइफॉइड है, जो भी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और इसके फैलने का जो तरीका है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी कंटामिनेटेड वाटर है। बचने के लिए आपको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और अच्छा फूड लेना होगा। जब आप अच्छा फूड और अच्छा वाटर लेंगे तो आपको टाइफॉइड नहीं होगा। नाउ हम मूव करते हैं कि वायरस से होने वाली कौन सी डिजीजेज हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ वायरस बॉर्न डिजीजेज एंड फर्स्ट डिजीज इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस बॉर्न डिजीज है, कंटामिनेटेड एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है और रोकने का तरीका है पेशेंट को आप आइसोलेट करें। ठीक है। पोलियो हम सब ने नाम सुना है, वायरस से फैलने वाली डिजीज है, कंटामिनेटेड एयर और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू कैरी हो सकती है। वैक्सीनेशन एक इसका प्रिवेंटिव मेजर है, इसीलिए तो हम छोटे बच्चों को टाइमली वैक्सीनेट करते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए, ये भी एक वायरस बोर्न डिजीज है और हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसफर होती है और इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है आपका बॉइलिंग वाटर और वैक्सीनेशन। बॉइलिंग वाटर का आप यूज़ करें और टाइम पर आप बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। उसके बाद मीजल्स, ठीक है, मीजल्स एक डिजीज है, दस्त जिसको हम बोलते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है, कंटामिनेटेड एयर के थ्रू फैलती है। रोकने का तरीका है पेशेंट को आप आइसोलेट करें और उसको टाइमली वैक्सीनेट करवाएं। आफ्टर देन लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्रोटोजोवन डिजीज का नाम है मलेरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। प्रोटोजोआ इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली, और इस प्रोटोजोआ को, ये जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो इस प्रोटोजोआ को ह्यूमन बॉडी तक कैरी करने का काम करता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया मॉस्किटो। कैसे रोक सकते हैं ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रख करके मॉस्किटो से बच सकते हैं, और जब आप मॉस्किटो से बचेंगे तो अल्टीमेटली आप मलेरिया से भी बच सकते हैं। यस बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट सम प्लांट डिजीजेस। अभी वाली जो टेबल थी उसमें हमने आपको कुछ एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग की डिजीजेस के बारे में बताया था। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए प्लांट डिजीजेस के, जो कि वेरियस टाइप के माइक्रोब से ट्रांसफर या कॉज होती है। फर्स्ट जो डिजीज है वो है बेटा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है और ये एयर के थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट तक ट्रांसफर होती है। उसके बाद एक वीट प्लांट की डिजीज है जिसका नाम है रस्ट ऑफ वीट, या वीट रस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक फंगल डिजीज है जो फंजाई से ट्रांसफर होती है, और मतलब फंजाई की वजह से कॉज होती है, और इसके फैलने का जो तरीका है वो है कंटामिनेटेड एयर और कंटामिनेटेड सीड्स। नंबर 3 है येलो वन मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी को हम ओकरा भी कह सकते हैं, तो वैसे इसको येलो मोजेक बोलते हैं। वेन का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो वेन और वेनलेट्स होती हैं लीफ के अंदर, उस वेन को ये डिजीज अटैक करती है, इसलिए इसका नाम होता है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है और इसके फैलने का जो तरीका है वो है इंसेक्ट। ठीक है,
तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके पास प्लांट डिजीज के हैं जिनके कॉजेटिव माइक्रोब हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसफर आपके सामने है। यस बेटा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब हमने 1-2 बार पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि फूड पॉइजनिंग का मतलब है माइक्रोब्स की वजह से फूड का खराब हो जाना या उसमें से बैड स्मेल आना, जो एक इंडिकेशन है कि फूड जो है वो आपका खराब हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है बेटा कि जो माइक्रोब्स हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो माइक्रोब्स का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, उस रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में कुछ ऐसा होता है कि कई बार वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं और उन पॉइजनस सब्सटेंसेस की वजह से आपका जो फूड है वो भी टॉक्सिक हो जाता है। और जब उस फूड को आप खाते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, आपका जो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसी को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर बड़े लेवल पे हो जाए और अगर इसको आप टाइम पे क्योर ना करें या पेशेंट को आप डॉक्टर के पास ना लेके जाएं तो हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेटा फूड प्रिजर्वेशन। कि हमने अभी तक के सेक्शन में ये पढ़ा कि कई बार हमारे को जो डिजीज हैं या माइक्रोब्स हैं वो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। उसका हमने एक सॉल्यूशन देखा कि हम बॉयल करके वाटर यूज करें, ठीक है। मॉस्किटो का हमने ये सॉल्यूशन देखा कि हम हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखें। बैक्टीरियल केस में, वायरल केस में आइसोलेशन वगैरह हमने कई चीजें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में देखी। लेकिन अगर हम हमारे फूड को प्रिजर्व करें या हम उसको लंबे टाइम तक सही रख सकें तो माइक्रोब्स का हमारी बॉडी तक पहुंचना कुछ हद तक घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई फूड अगर प्रिपेयर किया तो वो लॉन्ग टाइम तक अगर माइक्रोबियल अटैक से हम उसको रोक पाएं या प्रिवेंट कर पाएं तो उसी मेथड को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और फूड प्रिजर्वेशन के काफी सारे वेज हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो पिकल होता है उसके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑयल है तो वो जो ऑयल है वो ऑयल उस पिकल को स्पॉइल होने से बचाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? वो जो ऑयल की लेयर है वो ऑयल की लेयर एनवायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर और आपका जो अंदर पिकल है उस पिकल के बीच के कांटेक्ट को खत्म कर देती है, ठीक है। जिस सरफेस तक आपका पिकल भरा हुआ है अगर उसके ऊपर ऑयल की लेयर है तो जो एयर में या जो भी एनवायरमेंट उस पिकल के ऊपर है उसका और पिकल का और एनवायरमेंट का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। और जब कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा तो जो पिकल है वो एनवायरमेंट उसके माइक्रोब्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और जब वो माइक्रोब्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो ऑटोमेटिकली हम हमारे पिकल को खराब होने से बचा लेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने फ्रिज का यूज देखा होगा कि हमारे जो घर होते हैं, हमारे जो हाउस होते हैं उनमें लगभग हम फ्रिज यूज करते हैं। तो व्हाई वी यूज फ्रिज? फ्रिज का क्या रोल है? तो आपको समझना होगा कि माइक्रोब्स के सर्वाइव करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग माइक्रोब के सर्वाइव करने के लिए एक अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है। लेकिन जो आपका फ्रिज होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज मेंटेन करता है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज में आपके माइक्रोब्स जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जब आप फ्रिज में अपना फूड आइटम रखते हैं या कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहता है, और जब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो रहेगा तो उसके ऊपर माइक्रोब्स अपना वर्क नहीं कर पाएंगे या वो माइक्रोबियल कॉन्टैक्ट से बच जाएगा, और दैट्स वाई वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको फ्रेश कंडीशन में मिलेगा, वो जल्दी से खराब नहीं होगा। अगर उसी फ्रूट को आप बाहर रखते हैं तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैकिंग मटेरियल। आज हम मार्केट में काफी सारे पैकिंग मटेरियल देखते हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं वो हमें पैकिंग फॉर्म में मिलते हैं। तो पैकिंग फॉर्म में डालने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
पैकिंग फॉर्म में डालने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनका एयर के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट रिड्यूस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट का कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ खत्म कर देंगे तो एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स हैं वो उस फूड पार्टिकल को अटैक नहीं कर पाएंगे, और जब वो उस फूड पार्टिकल को अटैक नहीं कर पाएंगे तो फूड पार्टिकल लॉन्ग टाइम तक ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर जाएगा। ओके, यस बेटा, हार्मफुल माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं। फूड पॉइजनिंग हमारा हो गया है। फूड प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं कि हम फूड को किस तरीके से माइक्रोबियल अटैक से बचा सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेथड हैं आपके सामने, जिन मेथड की हेल्प से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फूड प्रिजर्वेशन के लिए जनरली हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, पहला मेथड है आपका केमिकल मेथड। मतलब कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके पास, जिन केमिकल कॉम्बिनेशंस को आप फूड पार्टिकल में ऐड करके उसको लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करवा सकते हो। बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम बेंजोएट, और दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं आपको, सोडियम बेंजोएट और दूसरा है आपके पास सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स को अपन जैम्स में यूज करते हैं और एज ए प्रिजर्वेटिव हम इसको यूज करते हैं। मतलब जिन केमिकल्स को हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं उन केमिकल्स को हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, और ये दो हमारे पास कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम जैम्स में यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बाय द यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का यूज करके भी हम कुछ तरीके के फूड आइटम्स में माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करते हैं। जैसे जो आपका मीट और फिशेज होती हैं, उन मीट और फिशेज को हम ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं ताकि हम उन पे माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक कर सकें कि वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो चुकी है या नहीं हुई है। फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मीट और फिश जो है आपके, उनको आप ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं ताकि आप ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को चेक कर सकें। क्लियर है। नंबर 3, बाय द यूज ऑफ शुगर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको लगेगा कि सर शुगर से आप कैसे फूड प्रिजर्व करोगे। तो बेटा शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करती है। ठीक है, शुगर जो है वो किसी भी फूड आइटम का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर देती है, और जब ये मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देगी तो यहाँ पे जो वर्ड मॉइस्चर है, ये आप समझते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो जब आप मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो आप वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, और जब आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका फूड प्रिजर्व हो जाएगा। ये टेक्निक आप यूज करते हैं जैम्स में, जेलीज में और स्क्वैशेज में। क्लियर है। नंबर 4, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए। पास्चुराइजेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। डेयरी मिल्क जो आता है, उस डेयरी मिल्क के ऊपर पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा हुआ आता है। तो वो पास्चुराइज्ड मिल्क क्या होता है, कभी आपने इसके बारे में सोचा? हम आपको बताते हैं कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, और अचानक से आप उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको 15 से 20 सेकेंड्स तक गर्म करते हैं, और फिर अचानक से आप उसको ठंडा कर देते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं। एक बार आपने मिल्क को पहले गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस अराउंड, फॉर हाउ मच टाइम? 15 to 20 सेकेंड्स आपने इसको गर्म किया, और जब आप उसको अचानक से ठंडा कर देंगे तो इससे पहले जब आप वो गर्म कंडीशन में था, तो आपको पता है कि जब वो गर्म कंडीशन में था या बॉयल हो रहा था तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है ना। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक ही माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं। अगर आप उससे एक्सेस टेम्परेचर ले जाओगे तो उसके माइक्रोब्स कंप्लीटली बस्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब आप उन नॉन माइक्रोबियल कंडीशन के मिल्क को अचानक से ठंडा कर दोगे तो फिर वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन, और इससे जो प्रिपेयर्ड मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं पास्चुराइज्ड मिल्क। लुइस पास्चर
पास्चुराइजेशन को इन्होंने इन्वेंट किया था, यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सबसे पहले पास्चुराइजेशन का जो इन्वेंशन है वो लुईस पास्चर ने किया था। पांचवा जो तरीका है फूड को माइक्रोबियल अटैक से बचाने का, वो मैं आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि स्टोरेज एंड पैकेजिंग। आप अगर एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी एयर टाइट सैशे में या किसी भी एयर टाइट थिंग में अगर फूड को पैक कर देते हैं तो उसका माइक्रोबियल अटैक ऑटोमेटिकली ही प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बच जाता है। और जब वो एयर के या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फूड आपका लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। तो ये आपके सामने कुछ मेथड्स थे जिन मेथड से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग होने से या माइक्रोबियल अटैक होने से। ओके, यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। चैप्टर के शुरू में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये हमारे लिए माइक्रोब्स का एक बेनिफिशियल पार्ट है कि माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। अब ये बात हम आपको तरीके से समझाते हैं कि ये काम कैसे होता है और क्यों होता है। आप सभी को पता है बेटा कि नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो है N2। अमाउंट जो नाइट्रोजन का है एनवायरमेंट में वो है 78%। ठीक है, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन अवेलेबल इन एनवायरमेंट इन 78% कंटेंट 21% जो कंटेंट है वो आपका ऑक्सीजन का है। जो सबसे ज्यादा गैसेस अमाउंट एनवायरमेंट में होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, फॉर्मूला है नाइट्रोजन का N2, मतलब इसमें जो नाइट्रोजन के दो एटम हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस नेचुरल कंडीशन में नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मतलब जो किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी के अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, उन सभी का जो मेन कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी के लिए काफी जरूरी है। और आप सभी को पता है कि एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और वो अपने नाइट्रोजन कंटेंट के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो कंडीशन ये है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सबसे पहले पहुंचनी चाहिए प्लांट्स के पास। जब ये एक बार प्लांट्स के पास चली जाएगी तो फिर प्लांट्स इसको अपना जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सीड फॉर्म करेंगे, ग्रेन फॉर्म करेंगे, फ्रूट फॉर्म करेंगे, वेजिटेबल फॉर्म करेंगे, ड्राई फ्रूट फॉर्म करेंगे, ऑयल फॉर्म करेंगे, जिस भी फॉर्म में प्लांट हमें प्रोडक्टिविटी देंगे और वो प्रोडक्टिविटी अपर ट्रॉपिक लेवल्स पे ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे प्लांट्स को अगर किसी हर्बिवोरस एनिमल ने खाया है तो वो नाइट्रोजन हर्बिवोर्स की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वहां से वो रेस्पेक्टिवली कार्निवोर्स की बॉडी में चली जाएगी और फिर वो सीक्वेंटली ओमनिवोर्स की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से कैसे जाती है और फिर वापस वहां कैसे पहुंचती है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सबसे पहले बेटा पहुंचेगी आपके प्लांट बॉडी के पास, उसके बाद वो प्लांट बॉडी से जाएगी एनिमल्स की बॉडी के पास, और जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही डेथ हो जाएगी तो आपके पास डिकम्पोजर्स की फॉर्म में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हम रोल प्ले करते हैं। तो ये वही डिकम्पोजर्स हैं जो इन डेड बॉडीज की जो नाइट्रोजन है उसको वापस से वो सॉइल में या एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे और वो नाइट्रोजन वापस से जो है प्लांट्स को दे दी जाएगी और ये साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा। मतलब आपको ये समझना है कि जो 78% नाइट्रोजन है इसका अमाउंट फिक्स है एटमॉस्फेयर में, ये घटता बढ़ता नहीं है, रिड्यूस इंक्रीज नहीं होता है। ये एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकता है। ठीक है ना, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो वेरियस वेज से सॉइल में जाएगी,
सॉइल के थ्रू वो प्लांट्स को, रूट के थ्रू आएगी, प्लांट से वो वेरियस कैटेगरीज के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी तक जाएगी, और जब प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों डेड होंगे तो वो नाइट्रोजन वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फिर से यही साइकिल आपका कंटिन्यू चलेगा। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यह आपकी नाइट्रोजन है, फॉर्मूला है इसका N2। कंडीशन हमारी यह है कि इस नाइट्रोजन को पहले हमारे को बदलना होगा नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और या फिर अमोनिया। ये तो आपके एक क्वेश्चन का जवाब हो गया कि नाइट्रोजन किन फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में और या फिर अमोनिया की फॉर्म में। क्लियर है? तो पहले हमें इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। और ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होता है आपका एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो तरीके से आप नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर सकते हैं। फिक्स करने का काम मतलब इन द सेंस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। फाइन। तो देखिए बेटा, बायोलॉजिकल जो फिक्सेशन है वो तो आपके करेंगे माइक्रोब्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। राइजोबियम बैक्टीरिया, आपको थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ाया था कि ये लेग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ अपने आप को बाइंड करता है और लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ अपने आप को बाइंड करके और सॉइल के नाइट्रोजन को प्लांट बॉडी को देने का ये काम करता है। और भी काफी सारी वेराइटीज हैं माइक्रोब्स की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो वो कैटेगराइज होता है बायोलॉजिकल में, जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग या बायोलॉजिकल तरीके से ये काम हो। दूसरा तरीका हम फॉलो करते हैं एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे एक तो होता है आपके पास इंडस्ट्रियल। आपने फार्मर्स को NPK फर्टिलाइजर का यूज करते हुए देखा होगा, जो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था। सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो फर्टिलाइजर होता है हमारा कॉमन फर्टिलाइजर, उसमें वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है? उसमें हम नाइट्रोजन को इंडस्ट्रीज के अंदर अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन आप कर रहे हैं तो वो है आपका इंडस्ट्रियल। एक दूसरा होता है आपका फ्रॉम द लाइटनिंग इन स्काई। आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वहां वाटर होता है, तो वाटर का फॉर्मूला बेटा आपके पास H2O है और इसको आप H+ और OH- में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं पढ़ा भी होगा कि जब ये H+ और OH- आयन एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहां पे लाइटनिंग का प्रोसेस होता है और वो लाइटनिंग हमें नीचे अर्थ तक दिखाई देती है। कई बार ये लाइटनिंग हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाती है। तो ड्यूरिंग दिस लाइटनिंग, इस लाइटनिंग के दौरान भी आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अपने मतलब को जो यूटिलाइजेबल हमारे लिए उसके फैक्टर्स हैं या पार्ट्स हैं उनमें वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपकी समझने की बड़ी बात है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से हो सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है दो तरीके से, बायोलॉजिकल और एबायोलॉजिकल। दोनों ही तरीकों से जो नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट होगी वो प्लांट्स के द्वारा इनटेक कर ली जाएगी और प्लांट से वो एनिमल बॉडी में पहुंचेगी। और जब ये दोनों ही चीजें डेड होगी या डेथ होगी इनकी, या ये डेड बन जाएंगी या ये खत्म हो जाएंगी, तो फिर ये नाइट्रोजन अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस से चली जाएगी। उसमें भी कुछ जगह माइक्रोब्स आपकी हेल्प करेंगे, कुछ जगह ये नेचुरल फॉर्म में ऑटोमेटिकली ही चली जाएगी।
और वापस से साइकिल आपका घूम के वहीं चला जाएगा और फिर से नाइट्रोजन को वापस से नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो भी एक हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। अगर ये साइकिल नाइट्रोजन अगर इससे सर्कुलेट नहीं होगी तो वो एक जनरेशन से फिर अगली जनरेशन में हम नाइट्रोजन को कैसे ले पाएंगे। तो यहाँ पर भी माइक्रोब्स हमारी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं और माइक्रोब्स को भी हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। वो माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं उनको हम एंटोफिक्सेसिंग बैक्टीरिया या एंटोफिक्सेसिंग माइक्रोब कहते हैं।